ये जो हम बेमौसम बरसात, गर्मी के समय ठंड हो जाना या ठंड के मौसम का टलते जाना या देर से आना, बारिश में सूखा होना, ये सब जो हम देख रहे हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लक्षण हैं। पूरे देश में कई जगह जहां बहुत कम वर्षा होती थी या बिल्कुल नहीं होती थी, वहां भी बहुत बारिश हो रही है। हिमालय के कुछ इलाके जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में उम्मीद से ज्यादा बर्फबारी दिख रही है। ये सब कुछ जलवायु परिवर्तन की वजह से है। आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज विकराल रूप धारण करेगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने नेचुरल रिसोर्स का दोहन करेंगे, उतना ही तबाही हमारा दरवाजा खटखटाएगी। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 बड़े देशों में शामिल है। भारत में 2010 से लेकर 2039 के बीच क्लाइमेट चेंज के कारण लगभग 10% एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन गिरने की संभावना है। और एक रिसर्च बताता है कि यदि वातावरण का औसत तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो इससे गेहूं का उत्पादन 17% तक कम हो जाता है। और अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो धान का उत्पादन 1 टन प्रति हेक्टेयर कम हो जाता है। क्या खेती करने से भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है? जी हाँ। जहां जलवायु परिवर्तन से एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान होता है, वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है। तो ये बड़ी एक आश्चर्यजनक बात है, वो हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। आईपीसीसी के मुताबिक एग्रीकल्चर सेक्टर से 14% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। तो क्या फिर ऐसी हालत में ऐसा एग्रीकल्चर संभव है जिसमें ज्यादा उपज हो, मिट्टी में अधिक कार्बन का अवशोषण हो और क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव न पड़े? जी हाँ, इसी को तो हम कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये वही कंसेप्ट है। लेकिन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करने के पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर से, खासतौर पर धान की खेती से, कैसे क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में जितने चावल का उत्पादन होता है, उससे कुल मीथेन का 11% निकलता है। मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे अधिक योगदान करने वाली गैसों में से एक है। आईपीसीसी के मुताबिक यह गैस करीब 40% तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में मीथेन ने ग्लोबल वार्मिंग में आधे डिग्री सेल्सियस अतिरिक्त तापमान को बढ़ाया है। पशु अपने पाचन और मल के माध्यम से मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। पानी से भरे चावल के खेत मीथेन गैस छोड़ते हैं। पूरी दुनिया में बाढ़ के इलाकों में चावल की खेती मानव जनित मीथेन उत्सर्जन की बड़ी वजह मानी जा रही है। पानी से लबालब धान के खेत में मीथेन पैदा करने के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है मीथेनोजेन। धान के खेतों से एक और ग्रीन हाउस गैस निकलती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। धान की खेती में मिट्टी और चावल के पौधे दोनों ही वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। एग्रीकल्चर से कैसे ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं, आइए जरा इस पर प्रकाश डालें। जब खेतों में, ये चित्र को जरा ध्यान से देखिएगा, इसको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका जो पहला पार्ट है, जब खेतों में प्लांट डिके होता है, जब पौधे सड़ते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। जब हमारा उपज का काम खत्म हो जाता है, उपज की कटाई हो जाती है और फिर हम जमीन को साफ करते हैं, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तीसरा पार्ट क्या कहता है चित्र का? जब क्रॉप वेस्ट को हम जलाते हैं, उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, होती ही हैं। तो उससे क्या उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। फिर आइए, जब हम धान की खेती करते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और ये बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही दुनिया में कि धान की खेती करने के क्या विकल्प अपनाए जाएं कि मीथेन गैस का उत्सर्जन कम से कम हो।
इसके अलावा हम खेतों में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है और इससे निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। इसके अलावा दूसरी अन्य गतिविधियां भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। तो फिर क्या किया जाए? हमारे पास दो चुनौती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटपुट को बढ़ाया जाए और दूसरा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए। इसका एक बड़ा स्मार्ट तरीका है कि मिट्टी में कार्बन अवशोषण की क्षमता बढ़ा दी जाए। ये भी हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि विभिन्न इलाकों में, विभिन्न बायोम में, मिट्टी में, मृदा में कार्बन अवशोषण की भिन्न भिन्न क्षमताएं होती हैं और जहां पर ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में और ज्यादा स्वस्थ वेजिटेशन होता है, प्लांट्स होते हैं, वहां में मृदा में कार्बन एब्जॉर्प्शन की क्षमता कहीं ज्यादा होती है। एक रिपोर्ट है जो कहती है कि क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया में क्रॉप और क्रॉप यील्ड जो है लगातार कम होता जा रहा है और 2030 तक ये बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगी। न केवल क्रॉप बल्कि लाइव स्टॉक मतलब जानवर जो जो पशुपालक में हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, और मत्स्य फिशरी से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनकी भी संख्या में बड़ी तेजी से कमी आएगी। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जलवायु अनुकूल कृषि ट्रिपल विन की बात करती है। अगर आपकी परीक्षा में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है या उसमें क्वेश्चन आता है, तो पहले तो डिफिनीशन देंगे जो अभी मैंने शुरू के स्लाइड्स में बताया है, फिर उसमें ट्रिपल विन की बात जरूर लिखेंगे। तिहरी जीत मतलब ये तीन मोर्चों पर आपको जीत दिलाता है, तीन तरह की चुनौतियों से लड़ता है और आपको तीन तरह के फायदे उपलब्ध कराता है। एकदम इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। क्या है तीन मोर्चे? क्लाइमेट एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में ऐसी तकनीकियां इस्तेमाल की जाएंगी, ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे कि वो आपको पावर्टी रिडक्शन से मुक्ति, पावर्टी रिडक्शन की तरफ ले जाएगा और फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराएगा। यानी कि आपकी खाद्यान्न सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो इससे दूर होंगी, और जब खाद्यान्न सुरक्षा की चुनौतियां दूर होंगी तो गरीबी उन्मूलन होगा, पावर्टी रिडक्शन होगा। ये पहला पॉइंट, ये लिखना है आपको अपनी कॉपी में। पहला पॉइंट ट्रिपल विन, तिहरी जीत, ये टर्मिनोलॉजी है जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के फायदों में आती है। तो पहला पार्ट क्या है? पावर्टी रिडक्शन और फूड सिक्योरिटी, गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा। जब आपको उपज मिलेगी पर्याप्त मात्रा में तो हमारी भोजन की आवश्यकताएं पूरी होंगी। जो गरीब वर्ग है, जो गरीबी रेखा के नीचे आबादी है, उसको आसानी से भोजन उपलब्ध होगा और पावर्टी रिडक्शन होगा, गरीबी में उन्मूलन होगा। दूसरा एडेप्टेशन की बात होगी। जलवायु परिवर्तन में, क्लाइमेट चेंज में एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। एडेप्टेशन और मिटिगेशन। एडेप्टेशन का मतलब जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हुए उसके अनुकूलन की दिशा में उसको उसको कम्बैट करते हुए, उसके साथ तालमेल बिठाते हुए हम अपना एग्रीकल्चर गतिविधियों को जारी रखें। ये अनुकूलन की बात हुई। और दूसरा मिटिगेशन, असल में तीसरी जीत की बात है। मिटिगेशन का क्या मतलब? मिटिगेशन का मतलब कम करना, शमन करना। तो हमें क्या कम करना है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। यानी कि हम ऐसा एग्रीकल्चर इस्तेमाल करें, ऐसी एग्रीकल्चर पद्धति इस्तेमाल करें जिससे हमें मिटिगेशन हो, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने में हमें मदद मिले। तो ये है ट्रिपल विन, जो कि पहली बात जो है खाद्यान्न सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन की बात करता है। दूसरा एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की बात करता है और तीसरा है मिटिगेशन
शमन की बात करता है, कम करने की बात करता है। क्या कम किया जाएगा? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम किया जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाएगा, और हमारा जो लॉस है इस जलवायु परिवर्तन की वजह से उसको नियंत्रित किया जाएगा। आइए एडेप्टेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं फिर से, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इस पर 60 नोट्स पे लिखने को आते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में एडेप्टेशन का मतलब है जलवायु परिवर्तन की स्थिति में पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समायोजन करना। और एडेप्टेशन के तहत जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं और संरचना को बदल दिया जाता है। जो प्रक्रियाएं जलवायु परिवर्तन ला रही हैं उनको बदला जाता है, जो संरचना चली आ रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी बदल दिया जाता है। और क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि जो चैलेंजेस हैं, जो जोखिम है, जो रिस्क फैक्टर है जलवायु परिवर्तन का, उसको कम कर दिया जाए। तो ये है एडेप्टेशन की डिफिनीशन। आइए इस ग्राफ के जरिए मैंने जो ट्रिपल विन है, जो तिहरी जीत है, उसको समझाने की कोशिश किया है। CSA यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। एडेप्टेशन क्या कर रहा है? ये पहला तो पर्यावरण से जुड़े हुए जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको नियंत्रित कर रहा है। दूसरा, वाटर का जो पानी का जो इस्तेमाल है उसको इफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड शुरू हो गई, तो उससे क्रॉप पे, फसल पे कोई नुकसान ना हो। जो पशु हमें हमें हमारी मदद करते हैं खाद्यान्न सुरक्षा में, उनको नुकसान ना हो, उनकी मृत्यु ना हो। और इसके अलावा पेस्ट और जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बाहरी आक्रमणकारी प्रजातियां हैं, उनका हम प्रबंधन कर सकें, उनको कम कर सकें या उनको खत्म कर सकें। तो ये एडेप्टेशन के ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये फूड, एनर्जी, इकोसिस्टम सर्विसेज, इनकी बात करेगा प्रोडक्टिविटी, ताकि पॉवर्टी एलिवेशन किया जा सके, गरीबी उन्मूलन किया जा सके और खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और फिर आता है आपका मिटिगेशन, यानी कि कम करना, शमन करना। तो मिटिगेशन किस चीज की करेंगे, शमन क्या करेंगे, क्या किस चीज कम करेंगे? ग्रीन हाउस गैसों का शमन करेंगे और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब अवशोषण, कार्बन का अवशोषण। हम तो अपनी गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसका कम होना जरूरी है ना, उसका सिक्वेस्ट्रेशन जरूरी है, उसका अवशोषण जरूरी है, और इसी को मिटिगेशन कहेंगे, कम करेंगे। तो ये जो 3 बातें हैं, जो ट्रिपल विन है, ये आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मेंस में आएगा वो लिखेंगे, और प्रीलिम्स में भी इस पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। और फिर ये ट्रिपल विन हासिल कैसे करेंगे, आइए उसकी बात करें। क्योंकि हमने सिद्धांत तो बता दिया कि हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करेंगे, तो ये 3 चुनौतियां जो है, 3 जो मोर्चों पे हमारी जो दिक्कतें हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, और हमें हमें जीत हासिल होगी। तो ये हम कैसे करेंगे, और जिस तरह करेंगे उसी का नाम है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। दिस मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आने वाली परीक्षाओं के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ध्यान से समझते जाइएगा। इसमें कौन सी तकनीकें शामिल हैं? तो आपकी परीक्षा में अगर मेंस में आता है तो पहला पार्ट क्या लिखेंगे, डिफिनीशन, आप समझ लिए। सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे आप, जो ट्रिपल विन है, 3 तरह के जो जीत हासिल करेंगे, उन 3 को, उनमें क्या क्या, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और उनको कैसे हासिल करेंगे, सेकंड सेकंड पार्ट होगा। और तीसरा, कौन सी तकनीकें शामिल होंगी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में, आइए उसको देखते हैं। पहला है कंजर्वेशन टिलेज। पहला क्या है, कंजर्वेशन टिलेज। ये क्या है? आप अभी भी देखते हैं उत्तरी भारत में और ज्यादातर दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में, हर जगह में देखने को मिलता है कि किसान भाई खेती करने के पहले पूरा जम के पूरी खुदाई कर देते हैं, पूरी जुताई कर देते हैं जमीन की। वो क्या करता है, मिट्टी में
ऑर्गेनिक तत्व की मात्रा को कम करता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी कम कर देता है। मिट्टी वही है, और उस मिट्टी में अगर जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो आपके रिसोर्सेज बचेंगे ना, आपके संसाधन बचेंगे। और जो तटीय इलाके हैं वहां पर मृदा कटाव की क्षमता को भी कम किया जाए। तो ये जो टिलेज की पद्धति है, जो जुताई की पद्धति है, उसको कहते हैं कंजर्वेशन टिलेज। तो पहला है, कौन सी तकनीक इस्तेमाल करेंगे? कंजर्वेशन टिलेज की इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा? ऑर्गेनिक तत्व की मात्रा बढ़ेगी मिट्टी में, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी और मृदा कटाव क्षमता कम हो जाएगी। कंजर्वेशन टिलेज में कई बार क्या क्या करते हैं, जमीन का सिर्फ जो ऊपरी परत है उसकी जुताई करते हैं, कई बार स्ट्रिप में जुताई करते हैं, और कई बार कुछ जहां पर जुताई की जरूरत नहीं है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर जमीन में हमें जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम जुताई नहीं करते हैं। तो ये है कंजर्वेशन टिलेज। और इससे क्या होता है कि उसके पहले वाली जो उपज होती है उसका 30% जो अवशेष है ना, उसी मिट्टी में बचा रह जाता है, मिट्टी के ऊपरी हिस्से में बताया रहता है, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जो पोषक तत्व तो जरूरी है अगली उपज के लिए, वो आराम से पहले ही आपके सिस्टम में मौजूद है, आपकी मृदा में मौजूद है। आप एकदम अंदर तक उसकी जुताई करके उनको खत्म कर देते हैं और फिर अलग से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डालते हैं, और रिसोर्सेज है नहीं आपके पास। आपके पास न यहाँ इस समय न पानी है, और क्लाइमेट एग्रीकल्चर ने दूसरी तरह की चुनौतियां पैदा की हैं, तो आपकी रिसोर्सेज बचेंगी। तो ये है महत्व कंजर्वेशन टिलेज का। अगला क्या है? ये 4 तकनीकियां हैं जो भारत में इस्तेमाल की जा रही हैं। आप जब भी अपने क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे तो भारत का संदर्भ और वैश्विक संदर्भ दोनों लिखेंगे। तो भारत में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है? बिहार की ये जो पहला जो है, ये हमने बिहार का दिखाया हुआ है। जब बिहार की ज्यादा ये बिहार में ये पद्धति बड़ी प्रचलित हुई है हाल के दिनों में, लीफ कलर चार्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लीफ कलर चार्ट, लीफ कलर चार्ट क्या है? मतलब एक चार्ट है, एक पेपर है जिसमें जिसकी मदद से हम पत्तियों में नाइट्रोजन कंटेंट को पता लगा सकते हैं कि हमारा जो उपज है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। अगर आवश्यक मात्रा से कम है तभी हम जाकर हम उसके लिए नाइट्रोजनी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, और जब जरूरत नहीं होगी तो हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? और आपको पता है कि जब नाइट्रोजनी उर्वरक का इस्तेमाल बिना मतलब करते हैं तो वो बैक फायर करता है, आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है, आपकी मृदा को नुकसान पहुंचाता है, आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो बिहार में जो प्रैक्टिस इस्तेमाल की जा रही है वो क्या है? लीफ कलर चार्ट। इससे क्या है, ये जो चार्ट है, जो पेपर है, वो बताता है कि जो वर्तमान उपज है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। अगर निर्धारित जो लेवल है, स्तर है, उससे कम होगा तब हम नाइट्रोजनी उर्वरक इस्तेमाल करेंगे, और पता चल जाएगा उसकी मदद से, पत्तियों को रगड़ने से, कि वो क्या स्थिति है। आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, ये जो दूसरा चित्र है, वहां पर कम्युनिटीज जो हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज और दूसरी तरह की ग्रामीण में जो लोग हैं, ग्रामीण लोग भाई लोग हैं, वो ग्रेन बैंक बना रहे हैं, वो अनाज बैंक बना रहे हैं, और उससे क्या होता है, वो आपकी खाद्यान्न सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करेगा। कहीं किसी के घर ज्यादा उपज है, कहीं कम है, तो वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। इसके अलावा उड़ीसा में, ये इस चित्र में हमने दिखाया है, उड़ीसा में क्या किया जा रहा है, ट्रेडिशनल पैडी सीड्स को, जो ये हमारा मिट्टी का बर्तन होता है उसमें स्टोर किया जा रहा है। ट्रेडिशनल पैडी सीड, धान के जो एकदम पुराने बीज हैं, वो क्या होते हैं, उनमें ईल्ड, उनकी क्षमता ज्यादा होती है, उत्पादक क्षमता ज्यादा होती है, और उससे जो पौधे होते हैं वो पानी, उनको पानी की मात्रा उनको कम जरूरत पड़ती है, और दूसरी तरह की चुनौतियों को भी ये कम्बैट करते हैं, उन्हें मदद करते हैं, उन्हें लड़ने में मदद करते हैं।
तो ये जो हमारी जो पारंपरिक पद्धतियां हैं वो उड़ीसा में ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। ट्रेडिशनल पैडी सीड्स, जो पारंपरिक धान के बीज हैं, उनको मिट्टी के बर्तन में स्टोर किया जा रहा है। तो ये भारत की स्थिति। और हम क्या कर सकते हैं, सॉइल कार्बन कैप्चर को प्रमोट कर सकते हैं, मतलब मिट्टी में कार्बन अवशोषण की क्षमता बढ़ा सकते हैं। मिट्टी में जब कार्बन अवशोषण की क्षमता बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होने के बजाय वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगी। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के तहत। इसको क्या कहते हैं, एकीकृत मृदा उर्वरता प्रबंधन। एकीकृत मृदा उर्वरता प्रबंधन, इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। और इस पद्धति के जरिए हम उर्वरक की लागत भी कम करते हैं और मिट्टी में कार्बन अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में ही अवशोषित हो जाएगी तो आपकी ग्रीन हाउस गैस की मात्रा घटेगी आपके पर्यावरण में, जो हमें मदद करेगा जलवायु परिवर्तन से निपटने में। इसके अलावा हम सॉइल की फर्टिलिटी को, मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, दो महत्वपूर्ण वैश्विक पद्धतियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और वो वैश्विक पद्धतियां क्या हैं, जिसके जरिए हम मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अवशोषण के साथ साथ हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। दो पौधे हैं जिनका इस्तेमाल सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एक तो कैलेंडरा है और दूसरा पाइजियम अफ्रीकाना है। एक तो कैलेंडरा है और दूसरा पाइजियम अफ्रीकाना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैंने आगे की स्लाइड में भी दिखाया है। कैलेंडरा क्या है, एक तरह का ये लाल रंग के पुष्प पैदा करने वाला पौधा है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मृदा में उर्वरक क्षमता बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, कैलेंडरा। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मृदा में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए। अफ्रीकी कंट्री में ये इस्तेमाल किया जा रहा है पाइजियम अफ्रीकाना। पाइजियम अफ्रीकाना जो है, इसको प्रूनस अफ्रीकाना भी कहते हैं, पाइजियम अफ्रीकाना। इस पेड़ के विभिन्न हिस्सों को हम उर्वरक के रूप में कम करते हैं, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है वो आपके लैंडस्केप अप्रोच को मदद करता है, मतलब जमीन से जुड़ी हुई विभिन्न पद्धतियों पर जोर देता है। जैसे लैंड की इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जाए, एग्रीकल्चर में तकनीकियों के साथ साथ रणनीतियां इस्तेमाल किया जाए, फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जाए। अगर आसपास जंगल हैं तो उन जंगलों को नुकसान न पहुंचाकर हम कैसे उनकी मदद कर ले सकते हैं। अपने खेती में फिशरीज का कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मत्स्य पालन का, कि मछली पालन में भी बढ़ोतरी हो और आपके एग्रीकल्चर में भी उसकी मदद मिले। और इसके अलावा पानी का हम दोहन कम से कम करें, और ये सब मिलके हम काम करें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वेदर फोरकास्ट, मौसम की भविष्यवाणी। भारत में तो किसान भाइयों को पता ही नहीं चलता कि बारिश कब होगी, बारिश कितनी होगी, और फिर कैसे उन चुनौतियों को निपटा जाए। तो वेदर फोरकास्ट की जो तकनीकियां हैं वो इस्तेमाल की जाए। मोर रिजिलेंट फूड क्रॉप्स एंड रिस्क इंश्योरेंस। मोर रिजिलेंट फूड क्रॉप्स का मतलब ऐसे फूड क्रॉप्स, ऐसे फसल जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करें। मतलब एक तो उनकी पैदावार ज्यादा हो, दूसरा जो अभी मैंने बताया कि उड़ीसा में किसान भाई क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन में बीज रखते हैं। तो वो क्या है, जो धान के बीज हैं वो पानी का अवशोषण भी कम करेंगे, और दूसरा उनमें पानी की जरूरत भी कम पड़ेगी, और दूसरा मीथेन उत्सर्जन की जो क्षमताएं है ना वो भी उनको कंट्रोल करते हैं। वो जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो रिजिलियंट फूड क्रॉप्स का हिस्सा है। और इसके अलावा रिस्क इंश्योरेंस, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है,
और ये भी एक तरह से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का हिस्सा माना जा सकता है। और आगे चल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अभी तो बहुत ही राज्यों में, कुछ जगहों बहुत ही मदद की। जैसे महाराष्ट्र में जो इलाके थे जहां पर फार्मर सुसाइड की घटनाएं बहुत सामने आ गई थी, किसानों भाइयों के बीच आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही थी, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इन्होंने बड़ी मदद की है। तो जो रिस्क इंश्योरेंस है वो भी आपके क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का हिस्सा है। पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी जगह हैं जिन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पूरी एक नया उदाहरण पेश किया है। चीन का जो लोएस्ट प्लेटू है उसका लोकेशन आप देखिए मैप में, जो ईस्टर्न चाइना से थोड़ा सा सटा हुआ, पूर्वी चाइना से थोड़ा सटा हुआ, ये हमने लाल रंग में दिखाया है। उत्तरी और पूर्वी चाइना के बीच ये हिस्सा है लोस पठार। यहाँ पे क्लाइमेट एग्रीकल्चर का क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का इस्तेमाल हुआ है, और उसने ये पूरा नक्शा है बदल दिया चाइना का। आप देखिए बाईं तरफ जो लोएस्ट पठार है, आज के 40-50 साल पहले कैसे हुआ करता था, एकदम बंजर। लेकिन वहां पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तकनीकों का इस्तेमाल करके जो दाहिनी वाला हिस्सा है, वो देखिए कि लोएस्ट पठार एकदम से बदल गया। तो ये उदाहरण है लोएस्ट पठार का। ये भी अपने आप आंसर्स में लिखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा। दूसरा क्या है, ब्राजील का मैज प्रोग्राम है। ब्राजील का MAIS मैज प्रोग्राम क्या है, इसको अगर ब्राजीलिया में पढ़े हैं तो मैज एक एब्रिवेशन है, एक संक्षिप्त रूप है, जो कि है मॉड्यूलो एग्रोक्लाइमेटिको इंटेलिजेंटी ई सस्टेनेबल। तो ये एक ब्राजीलिया वर्ड है, ब्राजीलिया में। तो आप मैज याद करिए, इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। तो वहां जो मैस प्रोग्राम है, उसने ब्राजील का जो सेमी एरिड रीजन है, अर्ध शुष्क इलाका है, उनकी बहुत बड़ी मदद की है। वो कौन सा इलाका है, जैक्यूपाइन बेसिन। जैक्यूपाइन बेसिन जो है ब्राजील का, वहां पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। तीसरा उदाहरण क्या है, कीनिया में। कीनिया एक अफ्रीकी देश है, जहां पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके वहां पर लोगों ने अपने लाइवलीहुड को और अपने जीवन को बेहतर किया है, और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, Which of the following measures can be taken to avoid over exploitation of resources? निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियां इस्तेमाल की जानी चाहिए ताकि रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना हो। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड। मतलब जब आप बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे और बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। ये सही है, ये संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। जो जैविक खाद होते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद है, वो संसाधनों के अति इस्तेमाल से बचते हैं। दूसरा क्या है, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं, क्या उनका इस्तेमाल करने से संसाधनों का बहुत अधिक एक्सप्लॉयटेशन होगा, बताइए। जी हाँ, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होती हैं, जो HYV सीड्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं, और सिर्फ पानी ही नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करती हैं। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYV जो सीड्स हैं। तो निश्चित तौर पे जो दूसरा ऑप्शन है गलत है, क्योंकि ये आपके रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा क्या है, अवॉइडिंग द यूज ऑफ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स। जो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, जिन पदार्थों का डिग्रेडेशन नहीं हो सकता है,
उनको अगर अवॉइड किया जाए, जैसे आपके प्लास्टिक्स हैं, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, और और क्या है, पीओपीज है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, बहुत कई सौ साल तक आपके वातावरण में मौजूद रहते हैं और आपके पर्यावरण के लिए चुनौती पेश करते हैं। तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन है 3।